हाँ जी, इंडियस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। 36 हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियस। जो पहली बार इंडियस 36 पढ़ रहे हैं, जो पहली क्लास से ले रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। इससे पहले 3 इंडियस और हो चुके हैं। इंडियस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडियस 38 कौन सा, इंटेंजिबल एसेट, और इंडियस 23 दैट इज बोरिंग कॉस्ट। तो इससे पहले हमें वो भी पढ़ लेने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ वो पढ़ेंगे तभी ये आएगा समझ में, लेकिन लाइन से चलना। 16 फिर 38 23 और अब ये 36। ओके चलिए, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। सर इम्पेयरमेंट कभी नाम सुना होगा, पीपी या इंटेंजिबल एसेट के अंदर आया होगा 16 और 38 के इंडेक्स में। इम्पेयरमेंट क्या होता है सर? आज हमारी किसी एसेट की बुक वैल्यू क्या है, आज हमारी एसेट की बुक वैल्यू क्या है, लिखने का नहीं, ठीक है लवीना? आज हमारी एसेट, देखो मेरे को यहाँ के साथ साथ वहां पे भी नजर रखनी पड़ती है ना? तो आज हमारी एसेट की बुक वैल्यू क्या है? मान लो आज हमारी एसेट की बुक वैल्यू है 1,00,000। बुक वैल्यू समझते हैं? हाँ सर, बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो हो रहा है। और इसके लिए अपन प्रॉपर नाम क्या देते हैं? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट दैट इज बुक वैल्यू। ओके, अब हम क्या सर्च करेंगे? मेगा बुक वैल्यू तो हो गया 1,00,000। अब हमें एक और वैल्यू देखना होता है। कब देखना होता है? हर बैलेंस शीट की डेट को देखना होता है। ओके, ये कैरिंग वैल्यू किसका हो सकता है? पीपीई का भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट का भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। क्योंकि इंपेयरमेंट इन्हीं पर लगेगा, इंपेयरमेंट इन्हीं पर लगेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसा कोई लैंड बिल्डिंग जो आपने खरीदा हो सिर्फ किसके लिए? प्राइस एप्रिसिएशन के लिए, कि आपने आज खरीदा और लमसम करोड़ रुपए में मान लो, उसके बाद वो बढ़ जाए और कितना हो जाए, करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो आपको कोई रहना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करना है उसके अंदर। आपको क्या करना है? सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा उठाना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो पीपी आप जानते ही हैं, इंटेंजिबल एसेट आप जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। तो ये इंड एस 36 बेसिकली इन पर एप्लीकेबल होगा। अब मैंने कहा चलो ये पीपी है, पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है? 1,00,000 रुपए है। अब मेरे को जो सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, वो फाइंड आउट करना होगा कौन सा? रिकवरेबल अमाउंट। हर बैलेंस शीट की डेट को मैं क्या चेक करूंगा? इस पीपी का या इंटेंजिबल एसेट का या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिकवरेबल अमाउंट कितना है। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा? वो डिटरमाइन होगा हायर ऑफ फर्स्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और दूसरा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। सर ये क्या है दोनों? फेयर वैल्यू आप समझते हैं, अगर किसी एसेट को आज मैं बेचने जाऊं तो उसका जो फेयर रेट होगा, फेयर रेट मतलब मेरे को बेचने का मन है, तुमको खरीदने का मन है, तुम भी नॉलेजेबल मैं भी नॉलेजेबल, तो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज, नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के बीच में जो भी रेट डिसाइड होता है दैट इज द फेयर रेट ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ओके, तो जो भी उस एसेट का फेयर वैल्यू होगा लेस, उसको बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं ना, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई कमीशन, कोई एजेंट वगैरह अपॉइंट कर दिया, या बेचने के जो भी लीगल एक्सपेंसेस मेरे होंगे वहां पर, तो वो सारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहे हो? सेल से रिलेट कर रहे हो। तो मैं उस एसेट का क्या कर सकता हूँ? इस एसेट का क्या कर सकता हूँ सर? या तो बेच सकते हो या यूज कर सकते हो, दो ही तो बातें होंगी। तो मैं पहले बेचने की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं उसको बेच दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? फेयर रेट जो भी मेरा होगा माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इससे मेरे पास नेट प्रोसीड आ जाएगा। नेट प्रोसीड कितना? नेट अमाउंट मुझे मिलेगा। ओके, मान लो उसका फेयर वैल्यू मान लो उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? 80,000 है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? 80,000। मान लो 90,000 में बेचा, 10,000 का डिस्पोजल का
खर्चा लग गया, बेचा नहीं, बेच सकते हैं। ओके, तो 80,000 रुपए मेरे क्या आ जाएंगे, नेट प्रोसीड, नेट अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन, उसको बेचू नहीं, क्या कर सकता हूं, उसको यूज कर सकता हूं। तो यूज करूंगा तो क्या होगा, यूज करूंगा तो सर फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, वो एसेट मेरे लिए फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करके देगा। याद है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, उनकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही क्या था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। याद आ रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा वहां से लिंक करता हुआ बता रहा हूं बस, ठीक है ना, पढ़ा हुआ हो एएस तो अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको यूज करोगे तो पैसा मिलेगा, सर यूज करेंगे तो ये मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अभी रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो फ्यूचर कैश फ्लोज अराइज होंगे, और तुमने सबने एफएम के अंदर पढ़ रखा है, फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या किया जाता है, डिस्काउंटिंग किया जाता है, ठीक है ना, पी फैक्टर, ठीक है ना, पी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओके, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाता है, दैट इज द वैल्यू इन यूज, दैट इज द वैल्यू इन यूज। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू पता करना पड़ेगा, और क्या पता कर लेना होगा, वैल्यू इन यूज पता कर लेना होगा। समझ गया वैल्यू इन यूज, ओके, क्या है, इट इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज, क्योंकि पैसा कुछ आएगा भी और कुछ पैसा जाएगा भी, सब कैपिटल बस्टिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है, ओके, वही चीज है और कुछ नहीं है। तो केस 1 के अंदर मान लो वैल्यू इन यूज कितना है, 90,000, बताइए क्या वहां पे इंपेयरमेंट लॉस होगा, इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस, बताइए यस और नो। सर हाँ, कैरिंग अमाउंट कितना है, 1,00,000, और आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, हायर ऑफ टू, हायर ऑफ टू 80 या 90, कौन सा, 90, तो 90,000, 90,000 आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया, कैरिंग अमाउंट आपका 1,00,000 हो गया, तो क्या आपका रिकवरेबल अमाउंट आपके कैरिंग अमाउंट से कम है, हाँ सर, हमारी बुक वैल्यू से भी हमारा कैरिंग अमाउंट सॉरी रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो देयर इज इंपेयरमेंट लॉस, यस, इंपेयरमेंट लॉस, ओके, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। इससे मेरी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, सर 1,00,000 थी, 1,00,000 में 10,000 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया, याद करो पीपीई कॉस्ट मॉडल, ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस, लेस क्या करते थे, इंपेयरमेंट लॉस। कभी किसी एसेट का वैल्यूएशन करना हो तो क्या करना होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन हटा दो और अब तक का इंपेयरमेंट लॉस हटा दो। तो ये लो जी, 1,00,000 में से इंपेयरमेंट लॉस और हटा दीजिए, कितना अमाउंट, 90,000 इज द कैरिंग अमाउंट, समझ रहे हो। अच्छा, केस 2 की बात करते हैं, केस 2, केस 2 के अंदर मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है, 95,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 95,000, और वैल्यू इन यूज है कितना, अगेन 90,000, वैल्यू इन यूज कितना, 90,000, बताइए रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा, सर रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, तो अभी यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा, 95,000, ओके, 95,000 को किससे कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट से, भैया अभी भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है ना, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट देन देयर इज अ इंपेयरमेंट लॉस, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट, या फिर उल्टा बोल सकते हो, इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, बोल सकते हो ना, कुछ भी हमने बुक्स में शो कर रखा हो, एक्चुअली उसकी वैल्यू कम आ रही हो रिकवरेबल, तो भैया देयर इज इंपेयरमेंट लॉस, यस, कितने रुपए का, 5,000 का, बिल्कुल सर 5,000 का, ओके, सो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 95,000, 1,00,000 था, 5,000 कम कर दोगे 95,000। केस 3 की बात करते हैं,
केस 3, मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 95,000 और वैल्यू इन यूज है 1,05,000, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? 1,05,000। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ द टू, क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, तो दोनों में से ज्यादा कौन हुआ? वैल्यू इन यूज, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया? 1,05,000। ओके, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1,00,000। क्या वहां पे इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं ना, ऐसा डिफरेंस देखिए, इंपेयरमेंट लॉस मत करके आ जाना। कैरिंग अमाउंट 1,00,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 1,05,000 है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ओके, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। ओके, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? 1,00,000 वही रहेगा, कोई इंपेयरमेंट लॉस सही नहीं, जो कैरिंग अमाउंट 1,00,000 था वही कैरिंग अमाउंट रह जाएगा, कंटिन्यू रह जाएगा, कोई इंपेयरमेंट लॉस था नहीं तो उसका इफेक्ट देना नहीं है, सिंपल। समझ आया क्या? बोलो पक्का? अभी लिखने का मन हो रहा है ना? थीम तो यही है चैप्टर की, ठीक है ना? अभी हम इंडिविजुअल एसेट पे बात किए, आगे चल के क्या होगा इस इंडेक्स में, कभी कभी एक सिंगल एसेट मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, कभी कभी एक सिंगल एसेट मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये जो सिस्टम है ये सब कुछ चाहिए ना, मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, मेरे को राइटिंग पैड भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, ठीक है ना, माइक भी चाहिए, तब जाके रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है ना। ये एक अकेला एसेट मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता था ना, तो ऐसे केस में मुझे बनाना पड़ेगा सीजीयू। क्या बनाना पड़ेगा? सीजीयू। सर सीजीयू क्या होता है? कैश जनरेटिंग यूनिट्स। क्या बोलते हैं? कैश जनरेटिंग यूनिट। तो सीजीयू में क्या किया जाएगा? इन सारी एसेट्स का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे किया जाएगा? इस पूरी ग्रुप ऑफ एसेट पे एक साथ किया जाएगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो होगा, रिकवरेबल अमाउंट या यूं कहूं वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज मतलब जो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, वो कैसे होगा? इंडिविजुअली नहीं दे रहे हैं, वो एक साथ दे रहे हैं, तो वैल्यू इन यूज इन सबका मिक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे कैरिंग अमाउंट और वैल्यू इन यूज सबका ऑब्वियसली एक साथ देखना होगा, तो इंपेयरमेंट टेस्ट इनका ग्रुप में करना होगा। तो उस ग्रुप में कैसे होगा, सीजीयू के अंदर इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे होगा, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इसका बुक वैल्यू कुछ और होगा, लैपटॉप का बुक वैल्यू कुछ और होगा, मोबाइल का बुक वैल्यू कुछ और होगा, माइक का बुक वैल्यू कुछ और होगा। तो कैसे इंपेयरमेंट लॉस को इन सब की बुक वैल्यू में अलोकेट करना है? ऑब्वियसली बुक वैल्यू के रेशियो में करते होंगे, बिल्कुल। फिर उसमें और तड़का लगेगा कि सर सीजीयू तो है, साथ ही साथ मान लो गुडविल भी है, गुडविल, कोई गुडविल होगा हमारी बुक्स में, वो गुडविल का कुछ पोर्शन इस पे एलोकेट हो रहा होगा, इस सीजीयू पे। गुडविल इंडिविजुअली तो इंपेयरमेंट नहीं होता है, गुडविल पे कभी इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, इंडिविजुअली इंडिविजुअली नहीं होगा, लेकिन सीजीयू के अंदर एलोकेट हो रहा है तो क्या होगा? सॉरी, गुडविल पे इंपेयरमेंट टेस्ट होगा। गुडविल पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। गुडविल पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। गुडविल अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट पढ़ा था, गुडविल के अंदर कभी अमोर्टाइजेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट होगा ना, तो अभी गुडविल का कुछ पोर्शन क्या होगा, मान लो इस सीजीयू पे अलोकेट है, वो धीरे धीरे समझना है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे होगा। पहले गुडविल को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, बाद में बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस इन सारी एसेट्स पर एप्लीकेबल होगा। कभी कभी और आगे चल के क्या होगा, केस बता रहा हूँ इंडेक्स के अंदर क्या क्या है। आगे चल के क्या आएगा? कोई कॉर्पोरेट एसेट आएगा। कॉर्पोरेट एसेट मतलब कोई एक ऐसा एसेट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग है, उस कॉर्पोरेट ऑफिस से ही क्या हो रहा है, सारे काम चल रहे हैं, काम धंधे तो सारे मेरे को उसी रिकॉग्निशन से जानते हैं, बैक ऑफिस में मेरे बहुत सारे काम चलते हैं जो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अब वो कॉर्पोरेट एसेट को कैसे अलोकेट किया जाए अलग अलग सीजीयू के अंदर, और फिर कैसे इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाए, वो देखना होगा। तो इस तरीके से पूरा इंडेक्स 36 बना हुआ है। पहले एसेट पे देखेंगे, फिर सीजीयू पे देखेंगे, फिर सीजीयू में गुडविल का मिक्स करेंगे, फिर सीजीयू के अंदर कॉर्पोरेट एसेट का मिक्स करेंगे, और देखेंगे इंपेयरमेंट कैसे होता है। दैट्स ऑल, इंडेक्स 36। लेकिन बेसिक थीम क्या है? यही है, कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करना? रिकवरेबल अमाउंट से। डन, लिख लीजिए बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे ताकि हमें याद रहेगा।
गुडविल पे इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है ना, गुडविल पे इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है, अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट तो होगा ना, अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। इसलिए आपने इंटेंजिबल एसेट का पढ़ा होगा, इंडेस। गुडविल पे कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप भी पढ़ के आए हैं पहले वाले इंडेस, ठीक। तो पढ़ना है जब जब मौका मिले। 16 है ना, इंडेस 16, 38। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो ब्रेक होगा ना उसको यूटिलाइज। मिक्स क्वेश्चन आते हैं पीपी के, इंटेंजिबल एसेट के और इसके। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस बार भी मिक्स ही आया था, इंटेंजिबल एसेट में इंपेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट था। इंपेयरमेंट लॉस तो कभी भी लग सकता है ना, कहीं पे भी। तो पीपी की पे भी लगेगा, इंटेंजिबल एसेट में लगेगा, तो उनके क्वेश्चन में इसका रोल दे सकते हैं। इतना से तो लिखना है उनको कि कैरिंग अमाउंट इतना है, रिकवरेबल अमाउंट इतना है। इतने में हमको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता करना पड़ेगा। डन है, ओके सर। अब वन बाय वन लिख लेते हैं इनके बारे में। मैंने क्या बताया, कैसे चलेंगे, पहले एसेट्स के रिगार्डिंग, फिर सीजीयू के रिगार्डिंग, फिर सीजीयू में सीजीयू प्लस गुडविल, फिर सीजीयू प्लस कॉर्पोरेट एसेट, जिसपे हमको इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा। चलिए लिखो फिर आगे। एप्लीकेबिलिटी,
आखिर ये इंडेस किन पर एप्लीकेबल है, कौन सा इंडेस? इंडेस 36। तो देखो इसमें, दिस स्टैंडर्ड prescribe impairment of following assets. पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। फोर्थ वन, investment in subsidiaries, associates and joint venture. and joint venture, और ब्रैकेट में लिख देना कॉस्ट मॉडल। तो अगर आप सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एसोसिएट्स में इन्वेस्ट, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 20% अबव, सब्सिडी मतलब 50% अबव, एसोसिएट मतलब 20% अबव, और ज्वाइंट वेंचर अगर किसी के साथ है तो आपने पैसा लगा रखा है, तो इस पर भी क्या होगा? इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, इम्पेयर टेस्ट आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज आपको कब समझ आएगी? जब हम वो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर और कंसल्टेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक हमने पीपीई पढ़ा है, इंटेंजिबल एसेट पढ़ा है, तब हमें उसके रिगार्डिंग समझ में आएगा। तो अभी इसको हम कोई इंक्लूड करना नहीं है, इस पर क्वेश्चन आएगा भी नहीं अलग से। पीपी इंटेंजिबल एसेट, इस पे फोकस करना, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉर्मल तरीके से जैसे पीपीई पे लगेगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी लग जाएगा। चलिए, तो सर अब किस किस पर एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग, not applicable for following, किस पर एप्लीकेबल नहीं है? इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट किस किस पर अप्लाई नहीं है? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री लिख लो बस, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स। सर ये क्या होता है फाइनेंशियल एसेट्स? जानेंगे हम हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में। ऐसी एसेट्स जहां पर क्या हो? कैश रिसीव करने का क्या हो? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। कैश रिसीव करने का क्या हो? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने का क्या हो? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। जैसे डेटर, उनसे मेरे को पैसा रिसीव करने का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि नहीं? मैंने माल बेचा तो पैसा मिलेगा। कहीं और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि नहीं है मेरा? बिल्कुल। तो देखेंगे, चलिए फाइनेंशियल एसेट के चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये तो आप इंटर में पढ़ के आए हो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स एसेट्स पर कभी भी इंपेयरमेंट नहीं लगाने का। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है, ठीक है ना? किन वजह से? ड्यू टू द टेम्पररी डिफरेंसेस
याद है टेम्परेरी डिफरेंसेस की आपने नहीं पढ़ रखा हर, तो सिलेबस 16 वाले उन्होंने नहीं पढ़ रखा, सिलेबस 22 वालों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा टेंशन नहीं लेने का, इसका भी इंडेक्स है, इसका भी इंडेक्स जब आएगा तो आप ये भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने सिलेबस 16 से कोई टेंशन नहीं लेने का, पहले इंटर वाला पढ़ाया जाएगा और फिर फाइनल वाला पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब अभी आप इतना सा समझ लो कि आपने टैक्स तो पढ़ा होगा, आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क होता है कि नहीं होता पीजीबीपी के अंदर, अकाउंटिंग इनकम कुछ और होती है, टैक्सेबल इनकम कुछ और होती है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हर एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता, और अलाउ करता भी है तो अलाउ करने का पैटर्न अलग अलग होता है। हमें किस पे फोकस करना है? अलाउ करने का जो पैटर्न है जहां अलग अलग है, टाइमिंग डिफरेंसेस। जो परमानेंट डिफरेंस है वो हमारे लिए कोई डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं करते हैं, मतलब इनकम टैक्स तो करा, मैं तो ये खर्चा कभी अलाउ नहीं करूंगा, ना आज करूंगा ना कल, तो ये हमारे लिए डीटीए डीटीएल अराइज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेंस जैसे डेप्रिशिएशन, अकाउंट में डेप्रिशिएशन चार्ज करने का तरीका अलग है और टैक्स में डेप्रिशिएशन चार्ज करने का तरीका अलग है, लेकिन करेंगे दोनों के दोनों ही कंप्लीट डेप्रिशिएशन चार्ज। तो इसकी वजह से जैसे अराइज होगा क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। अकाउंटिंग अलग चलता है, टैक्स में तो लॉस बदलते रहते हैं ना, टैक्स में तो लॉस बदलते रहेंगे, तो हम क्या अकाउंटिंग भी उसके अकॉर्डिंग फिर बदलते रहें, अकाउंटिंग चलता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हमें उसको फॉलो करते हैं, और टैक्स के अकॉर्डिंग जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग देख लिया जाता है। चलिए डेफर्ड टैक्स एसेट समझेंगे जब इसका इंडेक्स आएगा। ओके, बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स लिविंग एनिमल्स वगैरह, पीपीई के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, लिविंग एनिमल्स वगैरह हो, लिविंग प्लांट्स हो अदर देन बैरल प्लांट्स वाला, तो भैया उन सब पे क्या, उन सब पे क्या इंटेंजिबल एसेट सॉरी इंपेयरमेंट नहीं लगता। ओके, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट कोई ऐसी एसेट है जो आपने कैसे रख रखी हो, बेचने के लिए रख रखी हो, हेल्ड फॉर सेल, तो उस पर भी इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट नहीं करना है। तो मेनली करना किस पे है सर, वो ध्यान रखेंगे ना, पीपी पे करना, इंटेंजिबल एसेट पे करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे करना, और चौथा नाम भी याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अब बाकी सब पे नहीं करना है, सिंपल जिस पे करना है वो बता दिया, बाकी में दो चार नाम और लिख लिए कि सर कभी चला के बोले इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पे इंपेयरमेंट नहीं जी नहीं। सीजीयू के अंदर मान लो आ जाएगा, अपना बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो सीजीयू के अंदर मान लो एक एसेट क्या दे दिया, इन्वेंट्री, तो आपको ध्यान रहना चाहिए इन्वेंट्री पर इंपेयरमेंट नहीं लगता, तो बाकी एसेट पे इंपेयरमेंट को अलोकेट करना, इन्वेंट्री पे अलोकेट मत करना, ठीक है ना, ऐसा परेशान करेंगे वो तुमको। कोई फाइनेंशियल एसेट दे दिया मान लो, तो सीजीयू के पार्ट में एक फाइनेंशियल एसेट भी दे दिया, तो फाइनेंशियल एसेट पे इंपेयरमेंट अलोकेट नहीं करना, इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट नहीं करना, बाकी वो एसेट्स पे तुमको क्या करना होगा, अलोकेट करना होगा, समझ रहे हो। ओके चलिए, तो डीटीए बायोलॉजिकल एसेट और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इस पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hashtag identifying an asset, identifying an asset that may be impaired, that may be impaired, तो कौन सा एसेट इंपेयर्ड होगा, कब होगा, an asset is impaired when an asset is impaired when its carrying amount exceeds recoverable amount, carrying amount exceeds recoverable amount, समझ रहे हो ना, अगर इसका रिकवरेबल अमाउंट कम हो, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, ऑब्वियसली कैसे भी बोल सकते हो,
हाँ, जो लैंग्वेज यूज किया गया है एक्चुअली वो मैंने यूज किया, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट। आगे आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगा कैरिंग अमाउंट से तो यस वहां पे इंपेयरमेंट लॉस होगा। ओके, अब रिकवरेबल अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट तो हम सब जानते हैं, अब रिकवरेबल अमाउंट देख लो। मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, तो लिखा था ना ऊपर, बिल्कुल भाई, मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, द रिकवरेबल अमाउंट of an asset is higher of क्या क्या, पहला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और दूसरा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू it is the price, it is the price that would be received, that would be received to sell an asset, to sell an asset, एसेट को बेचने से क्या मिलेगा, ठीक है ना, दैट इज फेयर वैल्यू। और पूरा डेफिनेशन लिखो, और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी, और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी। ये लाइन किस केस में, अगर हमको किसी लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू देखना, एसेट का फेयर वैल्यू देखना हो तो मतलब बेचने का, और लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू मतलब उसको ट्रांसफर करने का, मतलब उसको सेटल करने का, अपने को कितना पे करना पड़ेगा। पे टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, ऑर्डरली ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा हड़बड़ी में नहीं करने का कि बस लास्ट में हाँ बस बेचना ही है मुझे, तो एसेट अब क्या कुछ भी मिल जाए, मुझे जो रेट मिल जाए बस वो बेचना। ऑर्डरली मतलब प्रॉपर वे के अंदर, पूरा टाइम लेकर, अच्छा भाव जहां पे मिल रहा है, जो प्रॉपर रेट आपको मिल रहा है उस रेट में, इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और ये भी कौन सी डेट का चाहिएगा, एट द मेजरमेंट डेट, जिस दिन मेरे को रिकवरेबल अमाउंट देखना है उस दिन का फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए भी आपके पास इंड एस है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट का भी आपके पास इंड एस है, इंड एस 113, वो भी पढ़ना है, हाँ सबका इंड एस है, सब पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में लिख लो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, सर ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू
द डिस्पोजल ऑफ एसेट। एक ऐसी कॉस्ट जो आपको एसेट के डिस्पोज ऑफ के लिए इनकर करनी पड़ रही है, डायरेक्टली जो क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो, एट्रीब्यूटेबल। ओके सर, एग्जाम्पल क्या? लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, cost of removing the asset, cost of removing the asset, etc. Next term, value in use. Value in use is the present value, of the future cash flows, expected to be derived. एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में आप कितना कमा लेंगे, फ्यूचर में कितना अर्न कर लेंगे कैश फ्लोस, एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट। तो कोई एसेट आपके लिए फ्यूचर कैश फ्लोस कितना जनरेट करके देगा, उनका प्रेजेंट वैल्यू आपको देखना है। अब इसके लिए किन बातों का ध्यान में रखना है वो देख लो। कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज। एक्सपेक्टेड बोला तो भैया दिमाग में आता है एक और चीज, कौन सा वाला एक्सपेक्टेड? इन्होंने कहा एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, plan are not considered, मतलब मैंने कहा देखो जी, मैं ना यहां तुमको तो पढ़ा ही रहा हूं, अब मैं ना 2 साल बाद साउथ में भी स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। लेक्चर वगैरह गुड, जाओ यहां से तो जाओ, ठीक है। ओके, साउथ में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अब साउथ में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, पैसा और कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, कमाऊंगा, ठीक है ना। फॉरेन में एफएम फॉरेन में चलती है, वहां पे भी कमाऊंगा। ऐसा मस्त बैठे बैठे सपने देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा मस्त बैठे बैठे सपने देख रहा हूँ, इससे मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, ठीक है ना, ऐसा सोच रहा हूँ। तो इस पैसे को आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस पैसे को आप कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है उससे आप कितना, एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग जो आप वर्किंग कर रहे हैं उससे आप कितना कमा पाएंगे फ्यूचर में, वही क्या कहलाएगा, केवल उसी का प्रेजेंट वैल्यू, उन्हीं फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ही वैल्यू इन यूज कहलाएगा। बाद में मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर दैट। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी चल रही हो तो चले ना, अभी ऑलरेडी रनिंग में हो, यहाँ पे भी है वगैरह, बाहर भी। अच्छा, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस बिकती है, अब वो कहीं पे भी बिको, तो सारा मैं एस्टिमेशन करके चलूंगा, यहाँ बिको, फॉरेन में बिको, कहीं पे भी वो आज ही, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी मैं उसके लिए खर्चा कर चुका हूँ ना,
ऑलरेडी मैं उसके लिए सेटअप कर चुके हैं ना, अब वो बिक रहा है तो उसको सारा कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर मैं वहां जाके क्लासेस ले रहा हूँ, फ्यूचर में टाई अप कर रहा हूँ वगैरह, उन सब का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है? डिस्काउंटिंग रेट शुड बी, प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट लोगे, डिस्काउंटिंग रेट शुड बी अ प्री टैक्स मार्केट रेट। प्री टैक्स हमेशा कैपिटल बस्टिंग में हम कौन सा लेते हैं? आफ्टर टैक्स लेते हैं। WACC लेते हैं कि नहीं लेते? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पे क्या लेना है? प्री टैक्स। क्यों? क्योंकि जो कैश इनफ्लोस कंसिडर करोगे वो भी क्या होंगे? प्री टैक्स होंगे। तो रेट भी डिस्काउंटिंग कौन सा लेना है? प्री टैक्स लेना है। यहाँ पर टैक्स को कंसिडर नहीं करना, कैश इनफ्लोज में भी आफ्टर टैक्स नहीं करना उसको, ठीक है ना? जितना पैसा आ रहा है मैंने, जितना पैसा जा रहा है, सिंपल देखना, कोई टैक्स को कंसिडर नहीं करना। इसलिए डिस्काउंटिंग रेट भी कौन सा लेना है? प्री टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स नहीं लेना है। ओके सर, ये भी हो गया। सिंपली एसेट के रिगार्डिंग देख रहे हैं ना कि आज उसका बुक वैल्यू कितना है या फ्यूचर में पैसा कितना जनरेट करके देगा। वो एसेट तो उतना ही वर्थ जनरेट करके देगा, गवर्नमेंट ले जाएगी वो एक अलग बात है, खर्चा, ठीक है ना? लेकिन आपको प्री टैक्स गवर्नमेंट को देने से पहले वो एसेट कितना जनरेट करके दे रहा है, उसके लिए कैरिंग अमाउंट को जज करना है। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज देखना है, तो वो कौन सा देखना है? फेयर वैल्यू कौन सा देख रहे हो? बिफोर टैक्स। टैक्स कितना देना पड़ेगा वो एक अलग बात है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट और लिखते चलते हैं इसी के अंदर। if no reliable estimate if no reliable estimate of fair value if no reliable estimate of fair value less cost of disposal is available, then recoverable amount क्या होगा? सर रिकवरेबल अमाउंट तो हायर ऑफ होता है ना, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। अब आप बोल रहे हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा फिर? वैल्यू इन यूज। समझा? हाँ, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तुम नहीं पता लगा पा रहे हो तो वैल्यू इन यूज ही क्या हो जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। अरे सर ये भी कोई बताने की चीज थी? हाँ बताने की चीज थी। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है। कोई कहते वैल्यू इन यूज हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या फेयर वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट ले लिया जाए? तो वो पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप बोल देंगे रिकवरेबल अमाउंट कांट बी डिटरमाइन। वैल्यू इन यूज होना जरूरी है, फेयर वैल्यू नहीं हो चलेगा, बट वैल्यू इन यूज होना जरूरी है कि भैया उस एसेट को आप यूज करोगे, ये जरूरी है। यूज करोगे तो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होगा ही होगा, ये जरूरी है। तो इसका ऑपोजिट हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इज नॉट applicable. That means if value in use can't be estimated, अगर वैल्यू इन यूज का आप पता नहीं लगा पा रहे हो, then we will say that recoverable amount can't be estimated.
recoverable amount can't be estimated. तो नो वैल्यू इन यूज देन नो रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज नहीं है तो रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। उस केस में कैरिंग अमाउंट ही चलता रहेगा, कोई इंपेयरमेंट नहीं होगा फिर। ठीक है, ओके चलिए आज एक बार इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, कल और आगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड